अगर आदमियों को भी लॉज मिल गए तो वो मिसयूज करेंगे. सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से बेसिकली इज इट्स ओके इफ women are misusing the laws, but do not give laws to men even if they have genuine problems, because you know we apprehend they will misuse it. इतने सारे पुरुष हैं जिनको उन्हीं की वाइफ ने अपने लवर के साथ मिलके मर्डर कर दिया, तो फिर ये कहना कि भैया महिलाएं गलत हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, या मैं महिलाओं के खिलाफ बात कर रही हूँ. जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो थोड़ी सी पावर रखते हैं लोग, वो तो फिर भी चलो उनके लिए तो ये सोशल मीडिया तक सीमित रह जाता है. बट जो लोग इतनी पावर नहीं रखते हैं या इतनी सोशल स्टैंडिंग नहीं रखते हैं निकिता, वहाँ पे इन चीज़ों के बहुत ब्रूटल रेपरकशंस होते हैं. ऑल मेन आर द सेम यार, ये सब एक जैसे होते हैं. ये कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि हमने इतने नॉर्मलाइज करके रखे हैं अपनी सोसाइटी में कि वी नेवर इवन थिंक वंस कि इसका लड़कों की इमेज पे, उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है. सो टुडे वी हैव दीपिका नारायण भारद्वाज विद अस, हु इज अ मेंस राइट्स एक्टिविस्ट एंड शी इज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर. दीपिका, वेलकम. थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग मी हियर. हमने देखा है कि जब भी हम सोशल मीडिया पे लड़कियों की राइट्स के बारे में बात करते हैं, इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो नीचे कमेंट्स ऐसे लाइन से भरे होते हैं कि व्हाट अबाउट मैन, लड़कों की इक्वालिटी के बारे में कौन बात करेगा, सेफ्टी के बारे में कौन बात करेगा, क्योंकि बहुत कम जनता है जैसे पता है कि अभी इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है. एक और टर्म है जिसका ना बहुत ही मिस इंटरप्रिटेशन है, दैट इज़ पेट्रियार्की. पेट्रियार्की को तो आए दिन गालियाँ मिल रही होती हैं, लेकिन हम सारा इल्ज़ाम लड़कों पे डाल देते हैं कि इनकी वजह से हुआ है ये सब कुछ, इनकी वजह से हमारी लाइफ ऐसी हुई है. लेकिन आई बिलीव कि लड़कियों का भी उतना ही हाथ है, औरतों का भी उतना ही हाथ है इस पूरे सिस्टम में. लेकिन आपके अकॉर्डिंगली, सिंस यू टॉक अबाउट मेंस राइट्स, तो ओवर द ईयर्स आपने क्या चेंज देखा है कि क्या बातें किस तरीके से चेंज हो आ रहा है हमारी सोसाइटी में व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस राइट्स? सी पेट्रियार्की आई थिंक एक वो बॉल है जिसको कोई भी आके मार देता है और उनको लगता है कि काम हो गया, पेट्रियार्की के ऊपर सब कुछ ब्लेम कर दो और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, तो मैं तो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस स्पेस फॉर द लास्ट 12 years और दैट्स ऑफ कोर्स अ वेरी शॉर्ट टाइम. बट जो लोग जेंडर इश्यूज़ के ऊपर काम करते हैं, they have been slamming and abusing patriarchy for eons, I guess now. Has that actually solved any of the problems that women have faced? Has it taken care of all the problems that women have faced? I'm not too sure, probably somebody else could answer that. But मुझे यही पता है कि एक सिर्फ एक टर्म उठा के अगर सारा का सारा जो ब्लेम है उसके ऊपर पुट कर दो, तो आई डोंट थिंक सो दैट्स अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव वे ऑफ सॉल्विंग एनीथिंग. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फॉर एग्जांपल इज, हम लोग विमेंस इश्यूज़ के लिए हमेशा पेट्रियार्की को ब्लेम कर देते हैं. बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ट्रू इक्वालिटी हो चुकी है. स्वीडन ले लीजिए, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हर तरह के राइट्स औरतों के पास हैं, फ्रॉम पॉलिटिकल टू सोशल टू लीगल टू एवरीथिंग दैट यू से. बट are women still not fighting over there? They are still fighting over there. So has the problem been solved? I am not too sure. Whereas on the other side, there is a continuous unrest across the world, and it is not just India. Across the world, there is a continuous unrest, and there's a continuous angst, I would say, against this segment or section जो कि पेट्रियार्की को हमेशा ब्लेम करती रहती है, which is the women's rights or the feminism. बहुत सारे लोग अब अपने आप को कॉन्शियसली फेमिनिस्ट एज अ फेमिनिस्ट आइडेंटिफाई नहीं करते हैं. a lot of women actually जो कहते हैं कि no, we don't identify with feminism because somewhere it has completely lost the track, you know. We were talking about equality for women, but we have come to a point जहाँ पे हम लोगों ने आदमियों को हर चीज़ का ब्लेम डाल के और उन लोगों की हालत इतनी बुरी कर दी है, and it's sort of become a hate men movement, you know. There are some feminists who have actually given a call for kill all men. So when that kind of bias seeps in, then you lose objectivity. So and another thing is patriarchy impacts men as well. Are we finding solutions to that? I do not think so. If we particularly, अगर हम लोग इंडिया की बात करें, जब भी जेंडर न्यूट्रल लॉज की बात आती है, एज रिसेंटली एज आई थिंक 2-3 महीने पहले कर्नाटका में एक पिटिशन थी, उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था कि रेप लॉ जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए. उससे पहले बहुत बार ये भी बातें हुई हैं कि मैरिटल क्रूएल्टी जो लॉ है 498 जो है, उसको जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए.
बट जब ये बात होना शुरू होता है तो उसकी ऑपोजिशन में सबसे स्ट्रांगली विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट या फेमिनिस्ट्स खड़े होते हैं और वेरी फनीली वो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं इन लॉज को ना लाने के लिए, जिस आर्ग्यूमेंट को जब हम देते हैं वो कम्प्लीटली डिसमिस करते हैं, विच इज़ कि अगर आदमियों को भी लॉज मिल गए तो वो मिसयूज करेंगे. So what you're trying to say basically is it's okay if women are misusing the laws, but do not give laws to men, even if they have genuine problems, because you know we apprehend they will misuse it. So I find it very ironical. I find it very hypocritical. I personally feel that it is very important for a healthy future, for a conducive environment, especially when it comes to gender issues, to be there to stand against the wrong. Like I said, both the sides need to sit together. Nobody is an enemy of anyone over here. I have all my heart and soul to understand and also do anything that is possible so that women who suffer get justice. I'm very clear. अगर कोई आदमी किसी औरत के साथ गलत करता है, किसी भी तरह की वायलेंस करता है, he needs to be punished. There is no if and but in that. But if a woman does violence on a man, if a woman falsely accuses a man, she needs to be punished as well. There are no excuses. There should be no excuses over there, just like there should be no excuses when men wrong women, right? Exactly. So having a very double standard approach कि औरत ने किया तो then you will find excuses कि इसको तो misguide कर दिया गया था या इसने तो advocate की सुन के ऐसा कर लिया. नहीं, उनका भी अपना दिमाग है. जिस तरह एक आदमी को औरत के साथ गलत करते हुए उसकी कॉन्शियंस में उसको पता होता है कि वो गलत कर रहा है और इसके लिए उसको सज़ा मिल सकती है, उसी तरह औरतों को भी पता होना चाहिए कि अगर वो कुछ गलत कर रही हैं, वो लॉज का अब्यूज़ कर रही हैं या वो वायलेट कर रही हैं किसी की डिग्निटी या रिस्पेक्ट, तो उनको भी रेपरकशंस फेस करने पड़ सकते हैं. तो आई पर्सनली फील both the sides need to ensure that this does not lead to a further more war than what it has already been, and we actually talk for the rights and respect and dignity of everyone. But you being a woman, when you talk about men's rights and you're up there like anything और आप मतलब बिल्कुल हर मौके पे बोलती हैं, तो आपको भी बैकलैश तो आता ही होगा कि औरत होके औरत का साथ नहीं दे रही, क्योंकि मैंने ये चीज तो देखी है कि जस्ट बिकॉज यू आर वुमेन तो आपको औरत का साथ देना ही है, फिर चाहे वो औरत कितनी गलत क्यों ना हो. ये तो एक मतलब वो कहते हैं ना कि अनसेड नॉर्म है, बट दिस इज नॉट ट्रू और ये सही भी नहीं है. तो आपके साथ क्या होता है सोशल मीडिया में, किस किस तरीके के एलिगेशंस या किस तरीके की बातें आपको सुनने को मिलती है? मैं पहली तो लोगों की मिसकंसेप्शन रिजॉल्व करना चाहती हूँ, बिकॉज मेरे पास आदमियों के इतने सारे केसेस होते हैं दैट वी आर नेक डीप ऑलवेज इन वर्क, always, and I rarely find time to do anything but just keep on helping people as much as possible. बहुत सारी महिलाएं भी मेरे पास आती हैं एंड मैं उनको शंट अवे नहीं करती हूँ. बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है, बट the reason that I am dedicatedly working for men is because ना ही उनके पास कोई कमीशन है, ना ही उनके पास लॉज हैं, ना ही उनके पास प्लेटफॉर्म्स हैं. तो अगर मेरे को मैं अगर कुछ कर सकती हूँ जिससे उनको मदद हो, then I have put my entire focus on that. But there are a lot of women who approach us as well, and there's a friend of mine, she's very kind, she has been through herself a lot in her life, and she is free of cost, without any without taking anything from anyone. She is counseling these women, and a lot of women have also taken help from us. So I am not that कि कोई महिला है तो मैं उसकी बात भी नहीं सुनूंगी, ऐसी चीज़ कोई नहीं है, but it's just that my work is focused on helping men. Having said that, बहुत गालियाँ पड़ती हैं. मुझे एंटी विमेन कहा जाता है, मुझे महिलाओं की दुश्मन कहा जाता है, मुझे कहा जाता है कि मैं महिलाओं को अंडरस्टैंड ही नहीं करती हूँ और हमेशा पुरुषों की साइड लेती हूँ, जबकि मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा न्यूट्रल इंसान कोई नहीं होगा. बस यही है कि मैं बहुत खरी भाषा में और बहुत ही विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स मैं बोलती हूँ कि महिलाएं भी गलत हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो कोई क्राइम है बोलना. हम लोगों ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है, हस्बैंड मर्डर इन 2023 बाय देयर वाइफ्स and suicide by men, which were predominantly because of adultery by the wife or the partner, or domestic violence by the female partner, or false accusations by women.
500 550 हम लोगों ने इस तरह के केसेस, टोटल लगभग 850 केसेस का हम लोगों ने डेटाबेस एक रेडी किया है। तो जब इतने सारे पुरुष हैं जिनको उन्हीं की वाइफ ने अपने लवर के साथ मिलके मर्डर कर दिया, तो फिर ये कहना कि भैया महिलाएं गलत हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, या मैं महिलाओं के खिलाफ बात कर रही हूँ। अगर कोई आदमी किसी महिला का रेप करता है तो वो रेपिस्ट हुआ, वो गलत हुआ, उसको हम लोग सब एक्नॉलेज करते हैं। वहीं कोई अगर महिला किसी आदमी के साथ उसको फिजिकली या सेक्सुअली या डोमेस्टिकली अब्यूज़ करती है तो हम उसको भी तो गलत ही बोलेंगे ना। ये तो नहीं बोल देंगे कि क्योंकि ये महिला है इसने अगर ऐसा कर भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई पर्सनली फील वैसा किसी को नहीं समझना चाहिए। बट हाँ, बहुत सारी महिलाएं हैं जो मुझे बोलती हैं कि इसने तो मेंस राइट्स को बिजनेस बना लिया है, ये तो एंटी वुमेन है, इसका तो घर चल रहा है मेंस इश्यूज़ के ऊपर काम करके, इसकी तो खुद की शादी नहीं हुई है, तो ये कैसे बोल सकती है उन महिलाओं के बारे में जो मैट्रिमोनियल इश्यूज़ में वो होती हैं, प्रताड़ित होती हैं। एंड टू द एक्सटेंट कि देयर वाज अ टाइम व्हेन and those episodes have been very, very harsh on me, I would say. I take it all very sportingly because I understand that I'm in a public space and people may speak all kind of things. But there was a time when the Sarvjeet Singh and Jasleen Kaur case had happened, the Delhi case. और मैं आई थिंक टाइम्स नाउ के प्राइम टाइम पे थी और जसलीन वहाँ पे बैठी थी, जस्ट बिकॉज मैंने उस शो में बैठ के ये कहा था कि ये मैडम ने एक फेसबुक का पोस्ट किया है, मैं उसको डिसमिस नहीं कर रही, लेकिन जिस आदमी को वो एक्यूज़ कर रही हैं, एक पब्लिक स्पेस पे हुए गए इंसिडेंट की एलिगेशन है, एक बार उससे तो पूछ लो। इन द जेस्ट ऑफ जस्टिस, इन द जेस्ट, कोर्ट में भी तो दोनों पक्षों को अपना साइड रखने की अपॉर्चुनिटी देते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर आदमी है तो उसको एकदम से पनिश कर देते हैं। तो आई जस्ट सेड दिस कि सरजीत की भी साइड हम लोग को सुननी पड़ेगी, एक बार बाहर तो लेकर आइए। उस वजह से ट्विटर वाज फुल ऑफ अब्यूजेस फॉर मी एंड देयर वाज दिस वुमन हु कॉल्ड मी अ सप्लायर ऑफ रेपिस्ट्स, pimp, and my niece was dragged into all of this, and my family was dragged into all of this. My parents were abused, and that has happened a lot of times. Whenever there is a case jisme starting mein the entire media is on the side of the woman, but even if somebody like me says that have a balanced perspective, or at least give a hearing to the other side, who you calling the rinda, rapist and what not, you will not be able to take away these words if that man is proven innocent someday. So why not at least hear both the sides, and that leads to abuse all the time, just all the time. बिल्कुल, but it's okay. And when we talk about कि ऐसे कोई इंसिडेंट जब सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो जाते हैं, एंड लड़की सपोज करो कि वो पोस्ट कर देती है कि मेरे साथ ऐसा गलत हुआ, तो पहला जो हमारा रिएक्शन होता है वो हमेशा यही जाता है कि लड़के ने ही गलत किया होगा। जी। और स्पेशली अगर लड़की खुद बोल रही है तो फिर तो कोई मतलब हमारे पास मौका नहीं बचता एक बारी भी लड़की को क्वेश्चन करना। जी। इनफैक्ट निकिता, इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर मैं एक केस आपके साथ शेयर करती हूँ विच ऑलवेज ब्रेक्स माई हार्ट, एंड इट कम्स फ्रॉम अ वुमन हु इज़ वेल एजुकेटेड, वेल ट्रैवल्ड, इंटरनेशनल पढ़ी हुई है, वो अभी भी इंटरनेशनल सेटल है। आज से लगभग 2-3 साल पहले एक महिला ने ट्विटर के ऊपर एक अपनी पीड़ा एक्सप्रेस करी कि उसके बच्चे को किडनैप कर लिया गया। 6 या 7 दिन से उस किडनैपर का पता नहीं चल रहा है और उनके बच्चे का उनको पता नहीं है कि वो कहाँ चला गया है किडनैपर उस बच्चे को लेके। तो ये महिला जो है, इन्होंने अपने नाम से ही वो पोस्ट की थी, वो पोस्ट वायरल हो गई। रोहतक से ये केस था और रोहतक पुलिस, हरियाणा पुलिस पूरी मतलब इस केस के ऊपर बहुत ज़्यादा शेयर हो गए, कुछ 10,000 टाइप शेयर हो गए थे उस महिला के पोस्ट के। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिर्फ उस महिला का नाम जो है गूगल करने की कोशिश की या उस केस की डेप्थ में जाने की कोशिश की कि ये केस है क्या, और तब पता चला कि जिसको वो किडनैपर बोल रही थी वो उस बच्चे का पिता है। ओह। इन दोनों का लिटिगेशन बहुत सालों से चल रहा है और ये महिला उनके पति को अपने बच्चे को
देखने भी नहीं देती। उस आदमी के पास, उनका नाम मनोज धनखड़ है, मैंने ये केस के बारे में बहुत बात की और मेरे को उनका नाम लेने में कोई दो राय नहीं होती है। वो एक ऐसे फादर हैं जो पिछले 7 साल से अपने बच्चे के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनको कोर्ट से भी न्याय नहीं मिल रहा है, बट वो अपनी फाइट फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मनोज को जो है कोर्ट से विजिटेशन राइट्स मिले हुए थे वीकेंड पे अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बट ये जो महिला हैं ये खुद अब्रॉड रहती थी, बच्चे को उन्होंने अपने पेरेंट्स के पास रखा हुआ था और इनका आपस में कोर्ट में केस चल रहा था। जब वीकेंड का जो विजिटेशन राइट्स के लिए मनोज जब जाता था उनके घर, तो कभी वो बच्चे की बीमारी का बहाना बनाते थे, कभी ये बोलते थे बच्चा बाहर गया हुआ है। मतलब महीनों सालों वो बेचारे अपने बच्चे से मिल नहीं पाए। इवेंचुअली जो उन्होंने स्टेप लिया, शायद हम उसको गलत कह सकते हैं, लेकिन ये मैं दुनिया के ऊपर छोड़ूंगी कि एक ऐसे पिता की क्या मनोदशा रही होगी कि उनको ये करना पड़ा। वो अपने बच्चे को लेके एक दूसरी स्टेट में चले गए। वहाँ पे 1 हफ्ते वो अपने बच्चे के साथ रहे। जो समय वो अपने बच्चे के साथ सालों से नहीं स्पेंड कर पाए थे, वो उन्होंने स्पेंड किया। वो पहाड़ों में घूमे, वो अच्छे से रहे, साथ में खाना खाया और एक छोटी छोटी हैप्पीनेसेस जो होती हैं लाइफ की, वो उन्होंने एक्सपीरियंस की। बट क्योंकि पुलिस उनको बिल्कुल एक पूरा माहौल बन गया था उनके खिलाफ, तो पुलिस ऑब्वियसली एंड देयर वाज अ टर्म एसोसिएटेड किडनैपिंग, यस, जिसकी वजह से मामला और सीरियस हो गया था। और ये भी यही नहीं निकला, उनके पोस्टर, इस महिला ने उस आदमी के पोस्टर, उसका फेस, हर जगह पे पोस्टर छपवा दिए कि ये किडनैपर है, ये किडनैपर है, किडनैपर है। सोचिए उनकी इमेज, उनकी सोशल स्टैंडिंग के साथ कितना खिलवाड़ हुआ। इवेंचुअली उनको पुलिस वापस लेकर आई। बच्चे ने बकायदा CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बोला कि मैं अपने पापा के साथ गया था और मैं बहुत खुशी से उनके साथ रहा हूँ, एंड द किड वॉज देन हैंडेड ओवर टू हर। बट नाउ एक सिस्टम ने एक आम से इंसान को इस कगार पर ले गए वो कि वो लॉ का वायलेशन करके अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया। लेकिन बजाय के ये देखने के कि वो कितनी साल बेचारा सफ़र किया था जिसकी वजह से उसने किया, कोर्ट्स देन सेड हाउ डेयर यू टेक द चाइल्ड अवे, और उनके विजिटेशन राइट्स भी ख़त्म कर दिए। सो मैं जब देखती हूँ खासकर चाइल्ड कस्टडी इश्यूज़ में, अभी रिसेंटली एक जजमेंट आई जहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि अगर महिला किसी के साथ लिव इन में रह रही है शादीशुदा होने के बावजूद, या अडल्ट्री का अगर उसके ऊपर एलिगेशन है, तो दैट इज़ नो ग्राउंड टू डिनाई हर द कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन बिकॉज शी इज स्टिल अ मदर टू द किड्स। फेयर इनफ, बट आप फादर्स के इतने खिलाफ क्यों हैं फिर? मतलब वो उन्होंने बेचारों ने कोई गलती कर दी कि उन्होंने शादी कर ली, उन्होंने एक बच्चा किया जिसको वो फादरली लव देना चाहते थे, या क्या मतलब, या उनकी ये गलती होगी कि उनकी वाइफ के साथ नहीं बनी। यू पीनलाइज फादर्स ऑन एवरी स्टेप, बट यहाँ पे एक विजिबल कहीं ना कहीं रॉन्ग को भी आप बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो रॉन्ग है भी तो भी मदरली इंस्टिंक्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। व्हाट अबाउट फादरली इंस्टिंक्ट्स? Right? And then the court handed over, in this case, the custody. The kids were staying with the father for the last, I think, 5 to 6 years. And then suddenly custody जो father से लेकर mother को दे दी जाती है इस केस में। बट ऐसा हम लोग कभी भी नहीं देखते। बहुत बहुत रेयर, आई थिंक 0.001% केसेस हैं जहाँ पे इस तरह के उसमें कस्टडी माँ से लेकर पिता को दे दी जाए। तो बहुत सारी बायसेस हैं, और अब क्योंकि सोशल मीडिया इतना की वजह से न्यूज़ बहुत जल्दी फास्ट ट्रैवल करती है, लीगल इश्यूज़ के ऊपर एक डेडिकेटेड मीडिया रिपोर्टिंग होने लग गई है, तो इस तरह की जजमेंट्स आमतौर पे लोगों तक पहुंचती हैं, और तब लोगों को फिर और फील होता है कि यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बायस है। वाई दिस बायस इन फेवर ऑफ women? What wrong have the men of this generation done? For which they are always told कि women have been oppressed for centuries and that's why this is happening. They are not the ones who oppressed women. They have tried to be as equal as possible and give every opportunity and be absolutely standing along with women, pushing them and supporting them. Then when it comes to their individual suffering, then why the bias? बिल्कुल। जब भी ऐसी कोई न्यूज़ बाहर आती है तो सबसे पहले, मतलब अगर एक लड़की रोकर सामने आ जाती है, तो
मतलब एक लड़के के ऊपर ही वो सोई जाती है कि ठीक है, ही इज द वन हु हैज़ डन ऑल द रॉन्ग थिंग्स। तो आपका इसके लिए ये जो आपने ये चीज़ें देखी हैं, इतने केसेस आपने किए हैं, तो ऐसे केसेस में आपने क्या देखा है कि लड़कों को और क्या क्या फेस करना पड़ता है? सबसे पहले तो जिस तरह की जजमेंट लोग पास करते हैं वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, खास करके इफ़ द पर्सन हैज़ एनी स्टैंडिंग इन द सोसाइटी या वो कुछ पॉपुलर हैं। आई रिमेंबर आंध्रा से भी एक अभी थोड़े दिनों पहले केस आया था जहाँ पे एक वहाँ के पॉपुलर एक्टर हैं, उनकी शायद एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसने मीडिया में जाके कहा कि इसने मुझे चीट किया है, ये किया है, वो किया है, और पूरी की पूरी मीडिया जो है उस एक्टर को हाउंड करने में लग गई। उसके बाद उनका 1-2 स्टेटमेंट भी आए, बड़े पब्लिक डिस्कशंस भी हुए और उन्होंने बताया कि हम बहुत पहले हमारा ब्रेकअप हो चुका है एंड शी हैज़ केप्ट ऑन स्लिंगिंग मड एट मी, और बार बार सोशल मीडिया पे रेकिन करती हैं इस चीज़ को, जबकि एंटायरली जो चीज़ है वो बिल्कुल झूठी है। बहुत सारे केसेस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट एक बड़े पॉपुलर सिंगर हैं, उनसे उनके ऊपर रेप केस लगाया गया उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के द्वारा, और पूरी मीडिया में छप गया कि ये आदमी रेपिस्ट है, ये इस आदमी के ऊपर रेप का एलिगेशंस हैं, और फाइनली किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि उस केस का क्या हुआ। उस केस में उस महिला ने लाखों रुपए लेके और उसके बाद केस सेटल कर लिया, केस क्वॉश हो गया, ख़त्म हो गया हाई कोर्ट से। तो जैसे ही इस तरह के कोई केसेस आते हैं, महिला एलिगेशन लगाती है, इमीडिएटली बाय डिफ़ॉल्ट उसको बिलीव कर लिया जाता है, मीडिया पिकअप कर लेती है, हर एक चीज़ को भुनाया जाता है, मसाले की तरह पेश किया जाता है, एकदम से आदमी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं लोग। यही करते हैं कि उसी की सारी गलती होगी, उसी ने कब सब कुछ गलत किया होगा, उसी को लेकर जजमेंट्स पास करने लग जाते हैं। जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो थोड़ी सी पावर रखते हैं लोग, वो तो फिर भी चलो उनके लिए तो ये सोशल मीडिया तक सीमित रह जाता है, बट जो लोग इतनी पावर नहीं रखते हैं या इतनी सोशल स्टैंडिंग नहीं रखते हैं निकिता, वहाँ पे इन चीज़ों के बहुत ब्रूटल रेपरकशंस होते हैं। मैं आपको अभी एक केस बताती हूँ, नाम नहीं लूँगी, मध्य प्रदेश का केस है। एक आदमी ने मुझे अप्रोच किया कि मुझे एक लड़की है जिससे मैं मैट्रिमोनियल ऐप से मिला और हम लोग ने कुछ महीने बात की एंड देयर वाज इंटीमेसी इन बिटवीन अस, एंड कोई ऐसा शादी का प्रॉमिस वगैरह नहीं था, और स्लोली एंड स्टेडीली शी started asking me for too much of money, and I was spending like water on her, and her demands kept on increasing, and eventually I had to say no. I felt I was being suppressed in the relationship, being dominated upon. She would call me 50 times, 60 times a day अगर मैं उससे बात नहीं कर पाता था, and I had enough of it. And I said no, I am not going to get married to you. और उस लेडी ने जाके मेरे ऊपर रेप केस कर दिया, ये बोलते हुए कि इसने मुझे शादी का झांसा दिया था। So I asked this man, what's the name of this woman? Turns out that I already know other victims of this woman. Oh. And she has filed 3 rape cases on 3 different men, alleging exactly the same thing. उन्होंने शादी का झांसा, same story. And this woman with crocodile tears went to the media, started crying, and got the face and the photo, not just photo of this man, but his family also published in newspapers. So he then reached out to me, ma'am, I really need your help. She has got me defamed everywhere. इसने मेरी photo छपवा दी है, नाम छपवा दिया है. I plead you to please help me out. Then I contacted each and every media organization that I could, explored my entire network. बात की मैंने उनके डिजिटल हेड से, मैंने उनको कहा ये देखिए यही लेडी है, इसने 3 रेप केसेस करे हुए हैं और ये इस तरह के मैसेजेस इसको भेजे हुए हैं, आप एटलीस्ट एक बार दोनों साइड को सुनो। तो आपने वन साइडेड पूरी की पूरी स्टोरी छाप दी है। दैट मैन वाज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज जॉब, and a lot of men actually lose their job. The moment it comes in media with their name, they lose their job. So ये बंदा तो मुझे रीच कर पाया and I could get those articles removed, but what about
like thousands and thousands of people who do not have such access. उनके तो नाम छप जाते हैं. There's been a lot of debate also on this in the high courts as well, कि अगर एक महिला की identity, if she's saying that she's a rape victim, हम protect करते हैं, तो आदमी जब तक guilty prove नहीं होता है तो उनका भी जो identity save करके रखना चाहिए या नहीं. So there's a lot of discussion at legal in the courts going on that right now. But the point I'm trying to say is, a man faces not just criticism but professional ramifications, personal ramifications, family ramifications. जो उनकी पूरा फैमिली है वो तो फिर यही सोचता है अरे इसने कुछ ये किया होगा, फिर लोगों को मौका भी मिल जाता है अपने स्कोर सेटल करने का. हर फैमिलीज में, एक्सटेंडेड फैमिलीज में कुछ ना कुछ इक्वेशंस होती हैं. सो ही गेट्स टारगेटेड फ्रॉम जस्ट सो मेनी साइड्स, एंड अनफॉर्चुनेटली देयर हैव बीन केसेस where the man killed himself. He was not able to take the pressure. He was not able to take the humiliation. मैं अभी Nikita, I've just thankfully saved a man from a rape case, and I'd literally hand-holded him for the last 2 months since he approached me. I went with him to the cops. I went with him to the police stations. I did everything possible. The lady in this case had forged a pregnancy report. Fake pregnancy report उसको सबमिट करी गई. सिर्फ उसको नहीं सबमिट करी बल्कि उसके ऑफिस में उसके सुपीरियर्स को भी सबमिट करी गई, ये बोलते हुए, और वही शादी का झांसा वाला केस. और जब मैंने उस मेडिकल सर्टिफिकेट को जो उसने प्रेगनेंसी का वो कराया था, जब मैंने उसको इन्वेस्टिगेट कराया, लकीली समबडी आई न्यू वर्कड इन दैट हॉस्पिटल, और हमें पता चला कि दैट प्रेगनेंसी रिपोर्ट इज एब्सोल्युटली फेक. एंड इट वाज while she was claiming that she got pregnant from this man in July this year, that pregnancy report was from 2023, where she had gone and got herself examined with another man, and she had changed the dates and she was producing that pregnancy report here now. So in the last 1 month or so, there are so many times when this guy said that, ma'am, I feel like killing myself. And I said, listen, I am literally hand-holding you an opportunity that so many people do not get. So you please do not talk about this, because trust me, I'm going to get you out of this. And today that man is actually out of it, and we were able to prove to the authorities that whatever she's saying, it's an absolute lie. But yes, there are just so many men who end up killing themselves because the pressure is immense. Exactly. In fact, if you would remember, जब शिखर धवन की वाइफ ने सबसे पहले पोस्ट डाला था सोशल मीडिया पे कि to be divorced second time, that time also a lot of people were saying ki she must have been a victim of abuse. She must have been, oh my God, that guy is a big cricketer, but then imagine what she was subjected to. But only when the final judgment in their divorce came out that, in my personal opinion, it was Shikhar who was taken absolute advantage of in this relationship, and that man continues to suffer. He is not able to see his child. Yeah. And talking about divorce, I believe कि दोनों पार्टीज को कहीं ना कहीं इमोशनल नुकसान तो होता ही है, क्योंकि इतने सालों से आप साथ रहे हैं, एकदम से ये डिसीजन आता है. लेकिन when it comes to men, इनको फाइनेंशियल नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. सो टेल मी कि ये जितना भी डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स होती हैं, इसकी वजह से व्हाट आर द थिंग्स दैट मेन हैव टू गो थ्रू, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट एलिमनी? There's a guy who I'm not connected personally with, but connected on social media, and he knows a lot of other men's right activists, so he's kind of taken care of. And he talks about, he constantly posts about going to his place of litigation. So he stays at an X place and he has to go to a Y place जहाँ पे उनकी पत्नी ने सारे cases डाले हुए हैं, at least twice a month. Okay? And going there, attending the date and then coming back, एक date पे आपके कम से कम 2 या 3 दिन निकल जाते हैं, क्योंकि it's thousands of kilometers away, right? So he calls this legal tourism. Okay, so the kind of problems that men have to face
just because their relationship fails is not just emotional, but extraordinarily financial. They have to travel to another state for attending the court dates. They have to find out an advocate in an absolutely alien state, where perhaps probably they don't even know anyone, and then ensure that advocate would fairly represent them. Spend humongous amounts on engaging that advocate, and then ensuring that the advocate fights their case. This is just the litigation part. Then the woman would ask for maintenance. So every month, if the maintenance is granted, they have to pay that maintenance. Then their entire family is implicated in 99.99% matrimonial disputes in India. Entire extended family of the man is implicated. तो आपको अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, अंकल, आंटी, चाचा, चाची, जिसको भी महिला ने जिसका भी नाम लिखा है, उनको भी अपने साथ लेके उस स्टेट में जाना पड़ेगा. एटलीस्ट 1-2 बार तो जाना ही पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए. बाद में शायद उनके नाम निकल जाएं. So and then comes the final demand of alimony. So कोई 15 लाख मांग रहा है, कोई 25 लाख मांग रही है, कोई 50 लाख मांग रही है, कोई 1 करोड़ मांग रही है. Right now, I am handling so many cases where the woman is demanding 1 crore. Somewhere she's demanding 2 crores. Now, thankfully, some of the litigations that are happening and the court proceedings that are happening, वो social media पे आ रही हैं, because high courts की जो streaming है वो live हो गई है. तो अभी केस इनफैक्ट बड़ा वायरल हुआ था. उसमें जो महिला थी, she was asking for 6.5 lakh maintenance per month for herself when there were no kids. So we are seeing all of this happening very, very frequently. Just today as we talk, the Chief Justice of India, Justice Chandrachud, he has made an observation. He has requested a woman to find a job because she is in MTech and she's done her PhD from USA. But they are completely embroiled in a matrimonial dispute, and I'm sure she must be demanding maintenance or money from the husband when she's so capable of earning for herself. So the ramifications for men are financially a lot. और बहुत सारे लोग give up कर देते हैं because their entire family suffers. So for them, a lot of times it becomes a decision between peace and money. And a lot of people, a lot of men have to pay up through their nose because they just have to wriggle out of this. Unfortunately, बहुत सारे लोग जो सालों साल fight भी करते हैं, by the end of it, they don't get anything back. They don't get anything for the damage that has happened to their life. The woman is never asked to pay for the damages or the defamation or for filing false cases. I've been working for the last 12 years on false dowry, domestic violence cases. I don't know of even 12 cases where the woman was punished for filing a false case on the man. बिल्कुल. That's the scenario. As you said कि आपने इतने साल ऐसे केसेस पे काम किया है which included false dowry cases and false rape cases. आपने डॉक्यूमेंट्रीज पे काम किया है, फॉर एग्जांपल India's Sons and Martyrs of Marriage. ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी होता होगा. Absolutely. एंड देन इट टर्न्स आउट कि ऐसे एक केसेस नहीं, ऐसे हज़ारों केसेस हैं जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और जिसके बारे में कोई बात करना भी नहीं चाहता. सो टेल मी कि क्या ऐसा आया दिल में that you started thinking like this कि नहीं, इधर भी ज़रूरत है, इधर ध्यान देने की भी ज़रूरत है. So in 2011, a very personal experience happened where we were victims of false accusations of dowry and domestic violence. Unfortunately, like I told you, most of the people have to draw a decision between peace and money. Although we settled the case that I'm talking about in the family by paying up, but we did so on our terms and conditions, so that was perhaps the only saving grace. But without having done, slightest of wrong, we were, I would say, extorted legally. And I would call it legal extortion because you file false charges on a man and his entire family and then ask for lakhs of money. That is daylight extortion. Whether somebody wants to say it or not, I call it legal extortion. And in fact, Supreme Court of India in 2005
called misuse of IPC 498A legal terrorism. So it's not my words, it's the words of the apex court. So after that experience, Nikita, I started researching. I was like, what nonsense is this, you know? White blatant lies, something that has not happened at all, something which is imaginary fiction written in the complaint by the woman, and we have substantial proofs to prove that that's everything that she's written is totally false, because we have the evidences of what has actually happened. In those scenarios also, it is she who will be heard by the cops, by the courts. Why? That question of why was so huge for me. And then I started researching. I stumbled across suicide video of Syed Ahmed Maktoum. I cried that night so profusely, because while this entire thing was happening very personally, I saw suicide up close and personal. And that's when I decided that probably I can't do anything much. लेकिन as a journalist, as a documentary filmmaker, मैंने कुछ short documentaries पहले बनाई थी. They had done pretty well for, I was a student, I had just gotten out of journalism school, and those documentaries I made when I was in the journalism school, they did pretty well. One of them won Jivika award, one of them was shown on NDTV during the elections. So I thought, why not make a documentary? और कुछ नहीं तो कम से कम मेरी फिल्म देख के लोगों को थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी फाइट बैक करने के लिए, और कुछ नहीं तो उनको ये पता चलेगा कि वो अकेले नहीं है. बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द सुसाइड केसेस मेन टेंड टू किल देमसेल्व्स thinking, one, they have brought shame on their family, and two, if they are not there, then this problem will go away. And last but not the least is, in their families, surrounding families, they usually have not seen anything like that happening. So they think they are the only one who is going through this, and they don't know how to get out of it. So they choose to end their life. So I just wanted to save lives, and I thought, मैंने जैसे आपने बोला कि ऐसे हज़ारों केसेस हैं, बट कोई सोचता भी नहीं है. तो जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने यही देखा कि कोई फिल्म बनी हुई है, कोई एक ऐसा मीडियम है, विजुअल मीडियम है जिसने बताया हो लोगों को बहुत पावरफुली कि इस तरह की चीज़ें लोगों के साथ हो रही हैं या इस तरह का इंजस्टिस लोगों के साथ हो रहा है. एंड देयर वाज नन. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 2011-2012. It was already almost 30 years since the law had been passed. Misuse of IPC 498A started becoming a topic of discussion in legal circles or otherwise as early as 1989. In 2005, like I said, Supreme Court called it legal terrorism. उसके बाद भी कोई एक इंसान जिसने सोचा हो कि एक फुल फ्लेजेड फिल्म हम बनाते हैं, सिनेमा जो कि सोशल इश्यूज़ के ऊपर इतना काम करता है, कोई मेन स्ट्रीम फिल्म हो, कुछ भी नहीं था. So I thought, okay, let's start from here. Let's make a documentary film, and that's how I started working on Martyrs of Marriage. पहले मैंने सोचा था कि मैं अपना काम करते करते, जॉब करते करते वो फिल्म बना लूँगी, but it did not happen. I quit my job, and then I dedicated myself to working on Martyrs of Marriage. It got released in 2016. बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज़ है वहाँ पे, उसमें जहाँ पे झूठा डाउरी का केस लगाया गया. एंड what really pains my heart is, जब मैं वो फिल्म बना रही थी उसके दौरान भी इतने सारे सुसाइड होते गए. एंड द डॉक्यूमेंट्री हैज़ 3 cases where very young men chose to end their life because, one, they did not get a hearing anywhere, and 2 is they felt that their family was suffering because of them. Manoj Kumar from Bangalore, then we had Syed Ahmed Maktoum, then we had Avdesh, very very painful case. Young banker, got married, within few months realized his wife never wanted to marry him, and he was okay if his marriage failed, but then the woman filed false dowry case, domestic violence case, and when she did not get her way by filing all of these cases also, then she filed a false molestation case on his father and his brother, and he could not just bear the suffering, and he wrote it in his suicide note that, I plead the Prime Minister of India, the Law Minister of India, the Women's Commission to at least verify the allegations.
एक महिला बोले बस डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस हुआ और आप आदमी को सूली पे चढ़ा दो और पूरे समाज में उसकी इतनी बेइज्जती हो जाए, हाउ फेयर इज दिस? सो आई हैव ट्राइड शोकेसिंग ऑल ऑफ दीज एंड हाउ द लॉ गेट्स मिसयूज्ड एंड हाउ ब्लेटेंटली द लॉ गेट्स मिसयूज्ड इन मार्टर्स ऑफ मैरिज। अगर आप किसी गलत महिला से शादी कर लें तो वो तो एक लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो जाता है। उसके बाद तो आपके पेरेंट्स भी फंसते हैं, आपकी पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करती है और वहाँ पे तो फिर लीगली डिमांड हो जाती है एलिमनी की। इन केसेस में तो फिर भी चलो पैसा मांग रही है तो वो एक्सटॉर्शन होगी, बट अगर शादीशुदा महिला अगर पैसा मांग रही है एलिमनी के नाम पे, चाहे 2 दिन की भी शादी हो, तो भी उसमें कुछ इलीगल नहीं है, एक्सटॉर्शन नहीं उसको कह सकते। तो please watch out men, who the person you are bringing into your life, and otherwise yeah, there are a lot of people over there out there, a lot of women out there who can do anything for money. So not all men are saints and not all women are saints, so yeah, be safe. So thank you so much for being a part of this ladies problem, and I guess all the ladies and all the men out there, आप सबको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही हैं जिन पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, इन पर अब फाइनली ध्यान दिया होगा। So thank you so much, और इसी के साथ ऐसी और entertaining वीडियोस देखने के लिए keep watching Z Switch।